अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 87 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी हमारा। आज हम ईपीएस को थोड़ा सा पॉज कर दिया मैंने। वैसे तो ईपीएस हो ही गया था, लेकिन ईपीएस की थ्योरी पढ़ाना बाकी है, ईपीएस के एमसीक्यूज़ बाकी हैं। और एक सवाल आपको दिया था डिस्क्लोजर्स के लिए, शायद नहीं दिया था, आज दूंगा, याद करवाना, ठीक है। पास पेपर्स हुए थे, हो गए थे। मसला तो होना चाहिए ना, ऐसे क्या मसले बगैर, दूसरे में होगा थोड़ा सा मसला। चलो कोई बात नहीं, वो करवा दूंगा, पहला कराने की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी है। अच्छा चले, वो एक पॉइंट समझा दूंगा, लेकिन ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते, अगर आप एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे तो। ओके, कैश फ्लो की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड इसके ऊपर लगता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ने हम पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को 3 सेक्शंस में बांट देते हैं। पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ 3 सेक्शंस में बटी होती है, यानी कि हमने जो है पूरे बिजनेस को 3 एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो आपका बिजनेस जो है उसको कैटेगरीज गई हैं, तेल लैंड जी बेटा। सबसे पहले तो आपको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। वो फाइनेंस बिजनेस 2 तरह से रेज कर सकता है, या ओनर्स घर से पैसे ले आएं, या बैंकों से लंबे अरसे के लिए लोन लिया जाए। छोटे अरसे वाला लोन जो है ना, वो वर्किंग कैपिटल टाइप की चीज़ होती है। हम रेशोज पढ़ के आए हैं ना, तो हम जिसको फाइनेंस कहेंगे, बिजनेस को जो फाइनेंस अवेलेबल होता है वो बेसिकली कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं, ठीक है ना। और बाकी बात फिर अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पता है टीएफसी भी लॉन्ग टर्म लोन है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाला भी लॉन्ग टर्म लोन है, ऐसी इरिडीमेबल वाला शेयर कैपिटल भी है, वो अब आपको पता है सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली एक्टिविटी जो हमें नज़र आएगी वो है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कुछ आ सकता है? जब भी हम कैश फ्लो बनाएंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एक सेक्शन बनेगा। अब आप बताएं मुझे, मैंने जैसे आपको कहा बिजनेस को चलने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? शेयर्स इशू करें तो पैसे आएंगे, डिविडेंड पे करें तो पैसे जाएंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स सिलेबस में नहीं रहा, थोड़ा सा किसी ज़माने में आया था लेकिन अब नहीं है, तो बाय बैक ऑफ शेयर से भी कैश जाता है, लेकिन उसको छोड़ें फिलहाल। शेयर्स नए इशू करेंगे तो कैश आएगा, डिविडेंड पे करेंगे तो कैश जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लेंगे तो कैश आएगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे तो कैश जाएगा। ये क्या मैं बार बार कैश 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 लगाऊं? हमारा टॉपिक है। हाँ, एक बात तो बताओ मुझे, बाय द वे, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा होता है, इसमें जो आप इनकम्स एक्सपेंसेस बुक करके जो ये प्रॉफिट की फिगर तक पहुंचे होते हैं, क्या ये कैश होता है? क्या ये कैश है? ये कैश है ना? कैश है, ये कैश है, कैश 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 नहीं है, ये कैश नहीं है। बहुत सारी इनकम्स आपकी एक्रूअल बेसिस पर बुकड हैं, अभी रिसीव नहीं हुआ कैश, आपने एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके एक्रूअल की बेस पर बुकड हैं, अभी पे नहीं की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो ये आपका कैश नहीं है। तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पर प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, वहाँ पर कैश फ्लोज भी देखना चाह रहा है। कैश बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बहुत सारी इनकम्स एक्रूअल बेस पर आपने रिकॉर्ड कर ली, उधार पर रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में कैश आपके बिजनेस में नहीं पड़ा हुआ, तो आप तो फंसे हुए हैं एक तरह से। आपको चलने के लिए कैश तो अवेलेबल ही नहीं है। डेटर्स से आप कोई नई चीज़ तो नहीं खरीद सकेंगे, डेटर्स आपका एक एसेट है, उससे आप फिक्स एसेट तो नहीं खरीद लेंगे जाके, नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो, या कोई गुड्स खरीदनी है तो वो जाके नहीं खरीद सकते, वो पैसे देंगे फिर आगे यूज़ करेंगे। तो कैश फ्लोज बहरहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैश जो है वो बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब कैश फ्लो के अंदर मैंने कहा ना, आपके यूजर्स इंटरेस्टेड हैं, तो वो क्या देख रहे होंगे? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कैश का आना, कैश का जाना। मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कल
कि पहले 2 दिन, अगर संडे बीच में आ जाए तो 2 दिन, और अगर संडे ना हो तो 3 दिन लगते हैं बच्चे को ये टॉपिक में नॉर्मल होते हैं। लेकिन तीसरे दिन के बाद बच्चा कहता है या अल्लाह ये सवाल तो आ ही है। उसकी वजह ये होती है कि हम बचपन से लेके आज तक एक्रूवल बेसिस एक्रूवल पढ़ते आए हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बुनियादी 2 चीज़ें हैं ना, वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ये 2 बेसिक अजम्पशन के ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो शक्ल हमें नजर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो सही तुम कैमरे के आगे, छोटा सा तुम्हारा कद है एंड कैमरे के आगे आ जाते हो तुम, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसी के ऊपर हम आज तक चलते चले आए। यानी अभी तक वैसे तो एनपीओ के टॉपिक में ज़्यादा नज़र आएगी ये बात, लेकिन फिर भी जितने सवाल अभी तक हमने किए, हमने एक्रूवल का टॉपिक भी पढ़ा था, आपको याद होगा। एक्रूवल के टॉपिक के अंदर आप कोई भी एक्सपेंस का लेजर बनाते थे तो आपको कैश की फिगर नज़र आ रही होती थी। आप कभी तो पीएनएल वाली फिगर निकाल रहे होते थे, कभी क्लोजिंग वगैरह निकाल रहे होते थे। ये लड़ाई को नहीं होती थी, ये गिवन होता था। इनकम के केस में भी आपको ट्रायल के अंदर पेड की फिगर होती है, याद आ रहा है, कैश की फिगर गिवन होती थी, एक्सपेंस नहीं पता होता था, या तो आप ये निकाल रहे होते थे, ये पीएनएल वाली फिगर, क्योंकि आप पीएनएल बनाने की तरफ जा रहे होते थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते थे। लेकिन कैश फ्लो के सवालों के अंदर यकसर कहानी बदल जाएगी। अब सवालों में आपको पीएनएल वाली फिगर दे दिया करेगा, क्योंकि उसने क्या बनवाना है आपसे, कैश फ्लो, तो कैश मिसिंग हुआ करेगा। तो ये 1-2 दिन ज़रा लगते हैं थोड़ा सेट होते हुए, लेकिन जब सेट हो जाए तो बंदा कहता है इस जैसा तो टॉपिक ही कोई नहीं। लेकिन इसीलिए मैं पर्पसफुली जो रहता भी था थोड़ा बहुत ईपीएस का, वो मैं अगले पार्ट बी में ले गया। मैं आज हफ्ते को ये करवाना ज़रूरी समझा, ठीक है, ताकि आप कल को इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात हो रही थी, तो असल में बात कहाँ चली, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया मैं कर रहा था। तो मैंने कहा पूछ तो लूँ कि कैश कैश क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें कैश का नहीं पता। क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में पड़ा होता है, लेकिन दौराने साल कितना कैश आया, कितना गया, कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, ये तो नहीं पता मुझे। तो ये देखना चाह रहा हूँ मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मुझे क्या नज़र आएगा, शेयर्स इशू हों तो वो नज़र आएंगे, शेयर्स इशूड, इससे कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। और फिर इन शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को पे की जाती है कॉस्ट डिविडेंड, तो डिविडेंड अगर पे करेंगे तो ये कैश आउटफ्लो नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आपने लोन रेज किए, लॉन्ग टर्म लोन्स रेज किए, यानी कि रिसीव किए, नया लोन लिया, तो इससे कैश इनफ्लो आएगा। और अगर आपने इन लोन वालों को कॉस्ट जो पे करनी होती है उसको कहते हैं इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये कैश आउटफ्लो बनेगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अच्छा, अब जब ये फाइनेंस रेज हो गया तो इस फाइनेंस का क्या करना है जी, क्या करना है इस फाइनेंस का, क्यों रेज किया, ये पैसे जो ये इकट्ठे किए हैं, ओनर घर से लाए हैं या बैंकों से लिए हैं, ये क्या करेंगे अब इसका, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऐसे फेंकना शुरू कर देंगे सड़कों पे, यूज कर रहे हैं हाँ, या पसीना साफ करेंगे उससे, यूज कर रहे हैं, यूज, या उसको क्या नाम है वो देगची में डालेंगे, आग पे चढ़ा देंगे, यूज कर रहे हैं, यूज। बिजनेस को चलाएं कैसे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, एसेट्स ले लेंगे। इस तरह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन नॉर्मली बिजनेसेस क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जैसे एक प्लांट के ऊपर आप करोड़ रुपया लगाकर उसको इंस्टॉल किया, अब अगले वो करोड़ रुपया क्या कुछ पहले महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा सारा, नहीं। अब वो प्लांट जो है वो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जितना लगा है उस हिसाब से फिर वो अगले कई साल चलेगा, कैश फ्लोज आएंगे। तो जब पैसा बिजनेस के पास आ गया तो बिजनेस ने अगला काम क्या सोचा कि हम उसको इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस, ताकि उस ये पैसा इन्वेस्ट करके इससे फिर अर्निंग्स करें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने कहा, जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म एसेट्स आप परचेज करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज होंगे अगर, तो आपकी कैश फ्लो के अंदर नज़र आएंगे, ये आएंगे नज़र, बोलो आएंगे ना नज़र। लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर बेचेंगे तो ये भी फिर फाइनेंस, असल में ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सारी की सारी आ जाएंगी। अगर फिक्स एसेट आपने कोई ख़रीदा है तो कैश आएगा, जाएगा, एसेट खरीदेंगे तो कैश आउटफ्लो। ऐसे ही फिक्स एसेट कोई आप बेचेंगे, पीपीई बेचा करते थे तो
डिस्पोजल पर सेल प्रोसीड्स आती थी, वो कैश आएगा। तो फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स का बेचना, खरीदना, ये आपका क्लासिफाई हुआ करेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर आपने कहीं डिपॉजिट करा रखा है, इंटरेस्ट रिसीव किया आपने या डिविडेंड रिसीव किया, आपने भी तो किसी के शेयर्स खरीदे हो सकते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, ये चीज़ें आ सकती हैं। भाई आपने अगर पैसा कहीं पे डिपॉजिट करवा रखा है तो उस पर इंटरेस्ट या किसी और कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, उस पर डिविडेंड वगैरह ये आएगा ना, तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। और ठीक है, तो ये कुछ आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गई, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या बस यही जो आपने एसेट्स, जो आपने लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, क्या बस इससे आप लोगों के दूसरों के शेयर्स खरीद कर रखेंगे, या क्या आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक में डिपॉजिट करवा दी है पैसे? नहीं, आप बेसिकली ये नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरी एक्टिविटीज़ जो हुआ करती हैं, जो क्लासिफिकेशन होगी, वो होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म एसेट्स का बिकना, इसका कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नज़र आएगा, क्योंकि इसका ख़रीदना भी इन्वेस्टिंग है। बेसिकली हमने क्या कहना है कि यार ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये ख़रीदे हैं, तो ये कैश आउटफ्लो हमारा बिजनेस में क्यों हुआ है, हमने ये एसेट खरीदा है, फिर जो बेचा तो कैश, ये कैश कहाँ से आया है जी, वही लॉन्ग टर्म एसेट हमने जो है वो बेचे हैं, तो कैश आ गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन में ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना। बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी बन रही हैं, यानी फिक्स एसेट खरीद कर आपने लगाया, उसी को बेच रहे हैं, तो उसका खरीदना अगर इधर आ रहा है तो उसका बेचना इधर कैसे जा सकता है भाई, ठीक है ना। क्लासिफिकेशंस की हुई हैं हमने, ये पूरे बिजनेस के अंदर अगर कोई नॉन करंट एसेट खरीदा या बेचा जाएगा, उसको इस क्लासिफिकेशन के अंदर डाल देना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या, बेचेंगे तो, और अगर खरीदेंगे तो, ठीक है जी। और अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है, इसकी मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, बस ये नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, इसको इंशाल्लाह देखते हैं कैसे करना है इसको टैकल, ठीक है जी। तो नॉर्मल ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल ऑपरेशंस मतलब चीज़ें बनाकर बेचेंगे, सेल्स, बनाने की कॉस्ट या ख़रीदने की कॉस्ट, परचेजेस, ठीक है। उसके बाद कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, कोई एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कोई मसला? अच्छा, अब मैं ना आपको आज पढ़ाऊँगा, जो फॉर्मेट बनवाऊँगा, उस फॉर्मेट के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, और वो चीज़ क्या है, पहले मैं बताता हूँ ऑप्शन के बारे में। हमारा जो IAS 7 है, वो हमें ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो आप इस डिविडेंड को, अगर आप चाहें तो आप इस डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करें, चाहें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी शो कर सकते हैं, नीचे जाके माइनस कर दें, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट पेड की जो फिगर है, अगर आप चाहें तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करें, अगर आपका दिल करे तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नीचे जाकर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं, उस सेक्शन में अलग से नीचे जाकर माइनस करके भी शो कर सकते हैं। ऑप्शन है, यानी इनमें से जो मर्जी कर लें, चलेगा। अब ICAP ने जो किया, हम भी वही कर लेते हैं, ताकि MCQs में भी ये काम रहे, ठीक है। और ICAP ने जो किया है, वो बेसिकली IAS 7 ने अपनी किताब के अंदर, जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, उसकी जो एग्जाम्पल है, उसमें IAS 7 ने जो किया, ICAP ने दोनों ऑप्शंस बता के ICAP ने भी वही कर लिया, और फिर हम भी वही करने लगे। और वो क्या है, IAS 7 की जो एग्जाम्पल्स होती है ना, उसके अपने स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें IAS 7 बनाने वालों ने जो एग्जाम्पल दी, एक्सट्रैक्ट दिया, उसमें उन्होंने डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही रहने दिया, और इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे आकर कैश आउटफ्लो दिखा दिया। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इस हालांकि इंटरेस्ट पेड है क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है इन दोनों के लिए, दोनों ही इधर आ सकते थे। आज से 2 अटेम्प्ट पहले तक मैं दोनों यहीं पे रखवाता था, ठीक है। और फिर एंड पे जाके बच्चों को बताता था, जब MCQs आते थे, कि बेटा ये ऑप्शन मौजूद है स्टैंडर्ड की तरफ से, और स्टैंडर्ड ने इसको इधर रखा हुआ है,
इंटरेस्ट को, डिविडेंड को इधर रखा हुआ है। तो एमसीक्यूज के लिए अब आपने यही सोच लेना है। वहाँ पे जाके भी मैं कहता था यार बच्चों को वहाँ जाकर बताने की बजाय, हालांकि वो ज़्यादा इजी है, दोनों को इधर ले आए, ठीक है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, वो काम आज से ही कर लेते हैं जो हर जगह पे फिर हमारा चलता रहे, चाहे एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ना आपको ज़रूरी है पता, दोनों सही हैं। बड़ा सवाल हो तो जो मर्जी करो, बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एमसीक्यू में होता है ना, कभी कभी वो सिर्फ इस एक्टिविटी का टोटल मांग रहा होता है, कभी सिर्फ इसका मांग रहा होता है, कभी सिर्फ इसका मांग रहा होगा। एमसीक्यू है ना, किसी एक छोटी सी जगह को पूछ लेता है वो, तो उसके अंदर फिर आई कैप ने अपने फॉर्मेट के हिसाब से इंटरेस्ट को इधर रखा हो, हम लेकर चल रहे हो उसको इधर, या आई कैप ने डिविडेंड को इधर रखा हुआ है, हम लेकर चल रहे हो इधर, तो फिर थोड़ा सा मसला आएगा। इसलिए काम ही वही कर लेते हैं। अलाउड अल्टरनेटिव है, ये दोनों इधर आ सकते हैं, दोनों उधर आ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने, ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने डिविडेंड को इधर ही छोड़ा और इंटरेस्ट पेड को इधर ले गया। आई कैप ने भी अपनी किताब में ये बात बाकायदा बताई है कि दोनों ऑप्शंस हैं, पर चूंकि IS 7 की ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर ऐसा है, हमने भी ऐसा किया, तो मैं भी आपको कह रहा हूं हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। हम इंटरेस्ट पेड को यहां पर नीचे एंड पर लेस करके शो कर दिया करेंगे, ठीक है जी। ये छोटी सी बात मैंने आपको जरा अर्ज करनी थी। उसके बाद अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं। अच्छा जी, कैश फ्लो बनाने के ना वैसे बस मैं बता रहा हूँ 2 मेथड्स हैं, लेकिन दूसरा मेथड तो आपको तब पता चलेगा 6-7 दिन बाद जाके, जब मैं पहली बार वो कराऊंगा। क्या ख्याल है? इसलिए फ़िलहाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी कोई बात किसी से सुनकर भी नहीं आनी चाहिए आपके दिमागों के अंदर कि दुनिया में कोई और मेथड एग्जिस्ट करता है। बस जो कैश फ्लो हम कर रहे हैं फ़िलहाल वही है। तो तकरीबन 5वें-6ठे दिन जाकर जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर हम अगली बात छेड़ेंगे। ये मुश्किल है, वो आसान है, हम पहले मुश्किल किया करते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आसान और आसान लगे। शुरू करें काम। अच्छा जी, अब तरतीब क्या होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि गप्पे शप्पे साथ साथ लगती हैं इस टॉपिक में। पहले सवाल किया जाता है, तो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ये हम आज करने जा रहे हैं। स्लोली करेंगे। लॉजिक्स मेरे ख्याल में आपको कोई आधी को समझ आएंगी, आज आधी नहीं आएंगी, मुझे कोई सरोकार नहीं है उससे। मुझे सिर्फ इस वक्त इससे सरोकार है कि जो मैं तरीका वारदात सवाल करने का आपको सिखाऊंगा वो आपको आ जाए, उसी को आप प्रैक्टिस करके आएँ, ताकि मंडे को जब हम मिलें तो हम कैश फ्लो का फिर काम सीखना शुरू करें। हर सवाल, हर रोज़ नई एडजस्टमेंट्स आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, पर बुनियाद मजबूत होगी तो ऊपर, वरना तो आप यहीं फंसे रह जाएंगे। बुनियादी चीज़ों के अंदर नहीं फंसना। इसलिए आपका संडे आपके सामने है और आपके सामने कैश फ्लो है, सवाल इसमें से आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 695 पे आओगे ना? नहीं है। जुनेद जान जुआ, ये मैंने पुराने वाला उठा लिया, फिर मैंने पुरानी किताब उठा ली है। डोंट टेल मी। कोई गल नहीं, फिर मैं सवाल तो एक हो जाइए। एक मिनट, मैंने यहां से जब उठाया, मेरे अपने लेक्चर्स आए हैं, पुरानी वाली में है। ओ माय गॉड, यानी मैंने ये नहीं उठाया। सवाल तो यही है ना। ओपन करो आप लोग। मैं यहाँ से बता देता हूँ ना आपको, असल सफ़ा बता देता हूँ। पास पेपर का क्वेश्चंस हैं, इनमें डोंट टेल मी, ये तो पुरानी है। आपके पास गलत फाइल चली गई है फिर, इसका मतलब। खैर कोई बात नहीं, सवाल पे आ जाएं, मैं देख लेता हूँ इसको। मैं गलत फाइल चुक रहे हैं या तुसी तानू गलत फाइल आई है? वैसे मेरे वाली सही है। ये सवाल तो मैंने उड़ा दिए थे, पता नहीं कहाँ से आ गए ये। नहीं, सही कह रहे हो आप। चले जो भी है, जुनेद जंजुआ, स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन नंबर 4, 14 नंबर का ये सवाल है। सब पहुंच जाएं इस पे, जिथे जिथे पे है। सवाल करना है ना असल में तो हमने। चलें जी, शुरू करते हैं काम। अच्छा जी, अब तरतीब क्या होगी? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, उसके बाद कैश फ्लो का सवाल मैं शुरू करूंगा यहां से। इसकी भी आप लोगों ने मुझे इजाज़त देनी है, ठीक है, माजरत के साथ। पहला सफ़ा आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी लाइनें छोड़नी है कितनी। फ़िलहाल मैं आपको कह रहा हूँ, पहला और दूसरा सफ़ा आपने कैश फ्लो के लिए छोड़ देना है।
2 सफ़ों पे कैश फ्लो, मेन कैश फ्लो बनेगी और तीसरे पे आपने वर्किंग शुरू करनी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब पहले सफ़े पे आपने क्या लिखा करना है, पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखवाओ मुझे। आप 3 कह रहे हैं, ठीक है जी। मुझे अटेम्प्ट ही लिखवा दो। स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन 4। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने नाम लिखना है, ठीक है, जो रूटीन है। तो 5 चीज़ें जब भी आपने कोई स्टेटमेंट बनानी है तो 5 चीज़ें आपने उसके बारे में लिखनी होती हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। जुनेद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, रुपीज इन थाउजेंड्स। ये 5 चीजें, रुपीज और फिर आगे थाउजेंड्स। ठीक है जी। तो अगर आपकी जाओ तो मैं जुनेद जंजुआ इधर लिख लूं ऐसे करके, जुनेद जंजुआ, ये आपने टॉप पे लिखना है। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये नाम शाम है, थोड़ा मैं बोल रहा हूं इसलिए छोटा भी लिख रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। यार मार्कर मैनू 10 कोई है काम दा, वो मैं लेकर आया था। अच्छा जी, 3 हेडिंग्स बनानी है हमने इस कैश फ्लो में। पहली हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला सफ़ा उसके लिए खाली, फिलहाल पहला सफ़ा उसके लिए सारा खाली। ठीक है, दूसरे सफ़े के टॉप में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7-8 लाइनें इसके लिए खाली छोड़कर तीसरी हेडिंग देनी है आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस फिलहाल ये 3 हेडिंग्स दे रहे हैं हम। ठीक है, तो मेरा पहला सफ़ा ये हुआ करेगा, मेरा दूसरा सफ़ा ये हुआ करेगा, उससे आगे मेरी वर्किंग तीसरे सफ़े पे हुआ करेंगे। ओके, ये मेरा पहला सफ़ा, आपका पहला सफ़ा सेम होना चाहिए। ठीक है जी। क्या है जी हेडिंग? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तरतीब बता रहा हूं किस तरतीब पे हमने सवाल करना है। मैंने अभी सवाल भी नहीं पढ़ा, वैसे सवाल तो हम पढ़ के किया करेंगे इंशाल्लाह फॉर्मेट स्टार्ट, लेकिन फिर भी ये इंशाल्लाह सेम ही रहेगा। ये देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखकर पहला सफ़ा खाली छोड़ दिया आपने। हाँ, रुपीज रुपीज तो लिख लेना आप, रुपीज इन थाउजेंड मुझे पता है आपने लिखना है यहाँ पर। अगला सफ़ा ये सफ़ा पलट लिया आपने, पलटने की आवाज़ नहीं आई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर एक सफ़ा पलटना था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखकर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाइनें इसके लिए छोड़ दी। अच्छा ये देख लें, मुझे ना बॉटम पे 3 लाइनें चाहिए बेसिकली, उससे ऊपर आपने ये बाकी मैनेज करना है। ठीक है, बॉटम पे 3 लाइनें छोड़ दें, उससे ऊपर मैनेज करना है। ठीक है, तो तकरीबन 7-8 लाइनें इसके लिए छोड़कर अगली हेडिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ऊपर ए स्मॉल है, इधर ए बड़ा लिख दिया आपने, ये भी कॉन्सेप्ट है। क्या पता आप पूछ लें ये बात जी। उसके नीचे 2 लाइन है, इसके नीचे 1 लाइन है, ये भी हो सकता है कॉन्सेप्ट हो। अच्छा जी, 1 2 3 4 काफ़ी है। अच्छा अब इधर देखें, एक नेट कैश फ्लो निकलेगा इस एक्टिविटी का टोटल, इन एक्टिविटीज़ का, फिर एक नेट कैश फ्लो निकलेगा इन एक्टिविटीज़ का, फिर एक नेट कैश फ्लो निकलेगा इन एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ के नेट कैश फ्लो को फिर हम नेट करेंगे, नेट कैश फ्लोज। ठीक है जी, नेट कैश फ्लोज में किस किस के नेट कैश फ्लोज होंगे? आज पहला दिन है तो मैं लिख रहा हूं, वैसे मैं बाद में नहीं लिखा करूंगा। ठीक है, इधर करके आएगा नेट कैश फ्लोज, नेट CFS लिख दूं या कैश फ्लो पूरा लिखूं? भाई ये ना कल मैं आज पूरा लिख देता हूं, उसके बाद मैंने किसी भी दिन किसी बच्चे को एब्रीविएशन यूज नहीं करने देना। भाई यहां पर लिखूं, नजर आएगा ये एंड वाले भाइयों जी? तो नेट कैश फ्लोज ये लो, फ्रॉम पूरा लिख दिया, एस भी डाल दिया साथ, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बिल्कुल एंड पर लिख लो आप, ये सिर्फ
बेसिक फॉर्मेट। आज चीज़ें नहीं समझा रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर भी समझ जाओगे आप, पर मेरा आज मकसद बहरहाल इस फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट को काबू करना है। बेटा ये पासिंग मार्क्स तैयार हो रहे हैं आपके, हर सवाल में इंशाल्लाह ये मार्क्स आपके मुफ्त में आपको मिलेंगे। फॉर्मेट है बेसिक, ये नहीं कभी भी सोचना पड़ेगा कैश फ्लो का सवाल आया शुरू कहाँ से करें। बड़ा मसला तो ये होता है ना परिचय में, सवाल आया शुरू कहाँ से करें। हमें सारे सवाल एक ही तरह से शुरू करने हैं, जैसे ये मैंने किया शुरू, ठीक है। उसके बाद इसके एंड पे करके नेट कैश फ्लोज फ्रॉम, अल्लाह करे पूरा आ जाए, चलो, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने 8-9 लाइनें छोड़ी हुई हैं ऊपर, ठीक है। इसका टोटल आ जाएगा यहां पर, जी बेटा ना, बेटा सब्र कर जाए ना आप लोग, फिर जरा देख लें एक दफा। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाँ इसके ऊपर लास्ट लाइन, मैंने कहा शायद आप इधर कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इस हेडिंग के ऊपर बिल्कुल लास्ट लाइन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद इसके अंदर जो 4-5 लाइनें छोड़कर आपने एंड पर लिखना है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी सादा बात, हर सेक्शन के कैश फ्लोज का नेट कर देंगे, प्लस या माइनस जो भी होगा, और फिर आपने इन तीनों एक्टिविटीज के नेट कैश फ्लोज को इकट्ठा कर देना, ठीक है। यानी मैं यूं कह लूंगा ना, अगर मैं समझाने के लिए कहूं, ये एक हो गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये। अब इन तीनों का टोटल जो होगा वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। ये जो निकलेगा उसके बाद ये एक और 2 लाइनें खाली हों, मतलब दूसरा सफ़ा आपका ख़त्म हो गया। आगे वर्किंग शुरू करेंगे। इसमें भी मैं तो कहता हूँ फॉर्मेट बना ही देते हैं, क्या आएगा इसके अंदर। तो इसमें आपने कुछ ऐड करना है और कुछ लेस नहीं करना, ठीक है। एक चीज़ हम अभी बनाएंगे, उसको कहेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होता है इंशाल्लाह समझाऊंगा, ओपनिंग कैश एंड कैश, लेकिन ये हमारी आएगी वर्किंग से, वर्किंग 1 में हम इसको निकाल लेंगे। और जो इसका आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में जब ये प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा बराबर होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। वो भी इंशाल्लाह हमारा उसी वर्किंग के अंदर पड़ा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये आपका फॉर्मेट मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। मुबारक हो, कैश फ्लो ख़त्म। हाँ बस इन्हीं सी कैश फ्लो, ऐसे ही डराया हुआ था। सीनियर्स एक तो ना, सीनियर्स पास होने वाले सीनियर से मिला करो प्लीज़, वो आपको मोटिवेट करेंगे, फेल होने वाले डीमोटिवेट करेंगे। वो खुद थोड़ी कह सकते हैं कि हमारा कसूर था हम फेल हुए, ठीक है, वो आई क्या पास ही नहीं करता। कोटा है जी, कोटा, पेपर टेबल फेंकते हैं, जो ऊपर गिर गए पास, जो नीचे गिर गए फेल। हम नीचे गिर गए होंगे। पहला सफा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा सफा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 7-8 लाइनें छोड़कर टोटल, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 7-8 लाइनें छोड़कर टोटल। फिर ये अंग्रेजी मैं नहीं लिखा करूंगा, आने वाले दिनों में ना आप लिखा करेंगे, जरूरत नहीं है। फिलहाल आज पहला दिन है तो मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखूंगा समझाने के लिए, फिर 1 बाय 1 उनको निकालते जाएंगे। अच्छा, तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को टोटल करेंगे, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। लो जी, आपके 2 सफ़े हुए मुकम्मल और मेरे भी। अब मैं तीसरा सफ़ा ओपन करके वहाँ से वर्किंग शुरू करूँगा। वैसे तो इसको मैं वर्किंग 1 कह रहा हूँ, लेकिन है ये मेरे मेन फॉर्मेट का ही हिस्सा, यूँ समझ लें। वो कौन सी वर्किंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो सबसे पहली वर्किंग मैं किया करूँगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब मेरी ये बेटा बात पूरी हो जाएगी ना फॉर्मेट की, तो फिर मैं आपको सवाल करने के तरीके की तरफ लेकर आता हूँ। मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग भी चाहिए, ओपनिंग भी चाहिए, ऐसे ही है, और बोलो तो दोनों लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ओपनिंग कैश एंड कैश। हैं
ओपनिंग मैंने इस तरफ लिख दिया ना, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस तरह से बैलेंस शीट ही बनी होती जैसे कंपैरेटिव, इस तरह से लिखा हुआ बेसिकली ये माजरत नहीं, पहले ओपनिंग और फिर क्लोजिंग लिखोगे तो मारे जाओगे, हर सवाल ऐसा ही होता है तकरीबन। लेकिन अगर इसकी आदत पड़ गई और ध्यान से ना देखा तो जिस सवाल के अंदर ओपनिंग पहले हो वहां पे भी मारे जाओगे, ध्यान से पढ़ना है। लेकिन वैसे डाटा हमेशा आपको गिवन होगा, बैलेंस शीट किस तरह से बनी होती है, इनकम स्टेटमेंट किस तरह से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मोस्ट रिसेंट ईयर आपका हमेशा पहले होता है और कंपैरेटिव बाद में होता है। तो आदत ही ऐसी रख रहा हूं पहले दिन से आपकी कि आपको आसानी रहेगी डाटा उठाने में, उसको प्लेस करने में, सवाल को चलाने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ओपनिंग इधर लिखा है, ठीक है। ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग ले, तो हम तो फॉर द ईयर की अगर बात कर रहे हैं तो ये पिछले साल क्लोजिंग, हमारे साल का ओपनिंग और फिर हमारे साल का क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आना है, ये मैं आज लिख रहा हूं कोई 5 एक आइटम्स। किसी एक सवाल में मुझे नजर नहीं आए कि 5 हों इकट्ठे, 2 या मैक्सिमम भी आए हुए हैं तो 3 आए हुए हैं। लेकिन हम जरा आज लिस्ट बना रहे हैं ना, पहला दिन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या कुछ आ सकता है। तो जैसे नाम से जाहिर है, कैश और उससे मिलती जुलती चीजें, कैश और उससे मिलती जुलती चीजें, तो कैश खुद यहां पर आएगा और कैश से मिलती जुलती और चीजें क्या हैं, नहीं इन्वेंट्री कैश से मिलती जुलती नहीं है, बैंक, बैंक भी क्या है, कैश ही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री नहीं आ सकती, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीने ना बिके फिर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है जस्ट लाइक कैश, जैसे प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, जैसे किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर पड़े हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हाईली लिक्विड है, यानी आप उस बॉन्ड को भी जाकर बैंक से तोड़वा लें, कैश ले लें, पड़े होते हैं ना प्राइस बॉन्ड लोगों के पास, ठीक है। जरूरत पड़ी तो क्या किया, जाकर उनको चेंज करा लिया और कैश ले लिया। तो ये क्या चीज है, ऑलमोस्ट कैश, कैश और कैश जैसी चीजें, ठीक है। फिलहाल पॉजिटिव वाली बताओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बेच के तो भाई पीपीई को भी कैश आ सकता है, फिर सारा कुछ इधर ही लिख लेते हैं, क्या ख्याल है। कैश तो नहीं है ना, आप FAR 2 में जाकर पढ़ोगे, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे एसेट्स तो हैं, मॉनिटरी एसेट्स नहीं है। मॉनिटरी एसेट्स क्या होते हैं, मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल। अगर पीपीई आपके पास पड़ा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, तो ये कैश नहीं है। हाँ, अगर ये बेच दोगे, उधार पे बेचोगे, रिसीवेबल है, वो आपका मॉनिटरी एसेट है, वो आप कैश एंड कैश, वो खैर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं आता, वो मॉनिटरी एसेट में आ जाता है। तो आप जो बात कर रहे हैं भाई, वो तो मॉनिटरी एसेट ही नहीं है। मैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, जो मॉनिटरी एसेट से भी एक कदम आगे खड़ा हुआ है। बेटा हमने पीपीई को भी इसीलिए रखा हुआ है कि उससे हमें सेल, इन्वेंट्री बनी कहां से। अच्छा, इन्वेंट्री बिकेगी तो कैश आएगा, इन्वेंट्री कैश है नहीं है ना यार। आपने क्विक एसेट्स में भी उसको निकाल दिया था कि अगर ये बिजली का बिल आ जाए तो ये पे नहीं हो सकता, कैश कैश ही है। तो कैश जैसी चीज इन्वेंट्री नहीं हो सकती, डेटर भी नहीं है। कैश जैसी चीज कैश ही है, कैश जैसी चीज बैंक में पड़े हुए पैसे भी हैं, वो भी कैश ही है। और कैश जैसी चीज रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं। क्या बोला मैंने, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने ऐसी कर रखी है कि वो 1 साल के बाद आप निकलवा सकते हैं, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, सही है। अच्छा, अब ये तो आ गई चीजें, सवाल में देखेंगे कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने क्रॉस नहीं लगाने, पता नहीं आपके सवाल में कौन कौन सी चीजें होंगी, तो सिर्फ वही लिखेंगे। क्रॉस नहीं मतलब एक्स लिखा है मैंने, क्या लिखा है, एक्स। ये क्या है, हमारे पास कैश जो मौजूद है। लेकिन मजे की बात इस वर्किंग की ये है कि इसमें हम सिर्फ जो कैश हमारे पास अवेलेबल है शॉर्ट टर्म में वो ही नहीं ले रहे, बल्कि हम जो कैश शॉर्ट टर्म में पे करना है वो भी इस वर्किंग में लेंगे जी। ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारे के सारे यहां पर आएंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, ताकि हमारी पोजीशन पता लग सके। तो लेस कर देंगे इसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर को पड़ा हुआ है तो बैंक ओडी, शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बोला कि वहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन्स कहां आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लिखते हैं, ठीक है जी।
ये एक एग्जॉस्टिव सी लिस्ट बन गई है जी, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई है तो फिर अल्लाह की मर्जी, मेरे ख्याल में तो मैंने तो कभी नहीं देखा। पूरे ये पांचों भी नहीं आते। नॉर्मली सवाल में वो क्या करता है, इन कैश बैंक में से एक दे देगा, कभी कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे देगा, और एक आधा इन नेगेटिव वालों में से दे देगा, और बच्चा उसको नेट कर लेगा। बस 2 से 3 मैक्सिमम देखे हैं, वरना 2, लेकिन ज़्यादातर रिसेंट्स वालों में तो सिर्फ एक ही होता है, अक्सर वो सिर्फ कैश एट बैंक लिखा होता है बस। तो बहरहाल एक लंबी लिस्ट है, जो आ जाएगा वो लिख दे, ठीक है जी। ले जी, ये हमारा मेन फॉर्मेट हो गया पूरा। यानी कि आपने जब कैश फ्लो का सवाल आए तो फिल 4 जो काम करना है वो इतना फॉर्मेट बना लेना है। लेकिन उसके अंदर प्लीज एक बात जरा कान खोलकर सुन लें, कान और दिमाग खोलकर सुन लें। ये क्रॉस क्रूज लगा के नहीं बैठ जाना, ये सारी हेडिंग देकर ये नहीं, बस सिर्फ हेडिंग तक आपने बना लेना है। पता नहीं आपके सवाल में एक चीज़ हो या 2 चीज़ें हो, बस वही लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए कंप्लीट कर दिया। इसलिए आप मेरा मशवरा आपको ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग अगर फुल आज बनानी भी है, चलो बना ही लो, आज बना लो, ठीक है। लेकिन अभी क्रॉस क्रूज ना लगाना, जो आ जाए सवाल में वो फिगर लिख लेना, बाकियों पे ऐसे ही आप एक्स लगा देना, ओके, सही है। ले जी, आपका मेन फॉर्मेट पूरा हुआ। अब सवाल को किया कैसे करेंगे, इस तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, हमने मेन फॉर्मेट बनाना है, और मेन फॉर्मेट यहां तक है। वर्किंग 1 की हेडिंग दे के ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेना है आपने, ठीक है। तो मेन फॉर्मेट क्या है, आपने नाम नूम लिखकर पहले सफे पे हेडिंग देनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये बाद में लिख लेंगे, ये टोटल ये वो कुछ भी नहीं लिखते थे, ठीक है ना। फिलहाल बस हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे सफे पे टॉप पे हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 7-8 लाइनें छोड़कर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर 4-5 लाइनें छोड़कर नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इंशाल्लाह बराबर आएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ये फॉर्मेट होगा आपका बेसिक फॉर्मेट। कोई मसला है इसमें तो पूछ लें मुझे, क्योंकि ये भी कैश ही है, आने वाला नहीं जाने वाला, लेकिन है तो कैश ही। नहीं, ड्राफ्ट तो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म लोन है। बेटा ओवर ड्राफ्ट तो 20 साल के लिए हमने लिया हुआ हो, फिर वो लॉन्ग टर्म में शो करेंगे। ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है वो तो हर रोज बदल रहा होता है। रनिंग फाइनेंस याद है IAS 23 में समझाया था आपको, वो कई साल के लिए हमें फैसिलिटी दे सकता है बैंक, लेकिन वो कई साल की फैसिलिटी है, उसके अंदर पड़ा हुआ जो लोन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म, हर वक्त रनिंग बैलेंस है। वो तो आज अगर हमने पे किया, उसमें से पैसे निकल गए, हमारे पैसे आते भी उसी अकाउंट में ही है। तो हर वक्त हर दिन में कई बार फ्लक्चुएट हो रहा होता है, वो रनिंग बैलेंस है, आ रहे हैं पैसे, जा रहे हैं पैसे, आ रहे हैं पैसे, जा रहे हैं पैसे, और डे एंड के ऊपर बैंक देखता है कि कितने पैसे पेएबल हैं, उस पर इंटरेस्ट डेली निकालता है। तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता भाई, ओडी तो हमेशा ही शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कभी भी लॉन्ग टर्म लोन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। वो तो यूं समझें हर वक्त पे कर रहे हैं हम, वहीं पे पैसे आते हैं, वो लोन कम हो जाता है, वहीं से निकल जाते हैं, वो फिर बढ़ जाता है। इस तरह चल रहा होता है। अच्छा जी, चलें जी, अब सवाल कैसे करना है इस तरफ चलते हैं, ठीक है। मैंने ना अभी तक यहाँ पर जिसको कहते हैं वो नहीं लिखा कि इसका मेथड का नाम क्या है, ठीक है ना। तो बस पहली लाइन आपने वो जगह छोड़ देनी। एक सवाल ना असूलों के लिए आप अलग कर लें आप, ठीक है। एक सवाल पे मैं उर्दू में असूल लिखवाया करूँगा, पहला हो जाए, या चलें अगर आपने अब कैश फ्लो की हेडिंग दे के पहली सवाल की हेडिंग दे दिया, कोई मसला नहीं है, पहला दूसरा सफ़ा आपने कर दिया हुआ इसके लिए, तीसरा और चौथा भी छोड़ दें वर्किंग्स के लिए, 5वें पे हेडिंग दे दें रूल्स की। और मैं जब कभी कैश फ्लो में रूल्स लिखवाऊँ, आपने इसी सफ़े पे आके लिखना है, ठीक है, ओके। अच्छा है कि जहाँ पे आप ये सफ़ा की हेडिंग दे रहे हैं रूल्स की, इससे आगे एक और सफ़ा भी छोड़ देना, हो सकता है बढ़ जाएँ बातें। कोई बच्चा बड़ा बड़ा भी करके लिखता है ना, कोई छोटा छोटा करके लिखता है, उनके लिए एक भी बहुत है। अब ये जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि हमारे दिमागों में तो बस एक ही मेथड है अभी तक। सवाल देखें जी, सवाल को तो देखें, पहले सवाल को तो देख ले कम से कम। जुनैद अंजुआ हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। 31 दिसंबर 10 की बैलेंस शीट बना के दे दी उसने, 10 भी है और 9 भी है, तो ये ओपनिंग हो गया ना। हमारे 10 का, हमारा साल 10 है ना, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही गिवन होता है। हाँ, किसी सवाल में शरारतन वो ये कर सकता है कि इधर 9 और इधर 10 कर दे। वो शरारतन वजह ये कि बच्चे अंधाधुनी बस एक ही धुन के ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं जी हमेशा से
हमेशा इधर ओपनिंग होना है इधर क्लोजिंग, तो छेड़खानी भी कर सकता है, ध्यान से देख लेना, वैसे नॉर्मली होता यही है। अब बैलेंस शीट गिवन है 2 साल की, कैश गिवन, डेटर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, इसकी अकोमोडेशन, इक्विपमेंट, इसकी अकोमोडेशन। फिर लायबिलिटी साइड शुरू होगी, क्रेडिटर्स हैं, वेजेस पेएबल हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल है। पुराना सवाल है, इंट्रो वाला सवाल है, कैपिटल नहीं आता अब, आजकल शेयर कैपिटल आता है, लेकिन चलो मेरा बुनियादी सवाल यही हुआ करता है क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है। जिनको करंट एसेट्स कह सकते हैं हम, अदर देन कैश, ये करंट एसेट्स हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल के अलावा वाले करंट एसेट्स ये ज़्यादा हैं। वर्किंग कैपिटल के ज़्यादा ये जो वो ओडी वगैरह के अलावा वाली वर्किंग कैपिटल में ये आती है ना, ठीक है, इसके अलावा वाली करंट लायबिलिटीज़ ये ज़्यादा हैं, इतनी किसी और सवाल में नहीं है। और मैंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट वर्किंग सिखानी होती है, एक तरीका सिखाना होता है, मुफ्त के नंबर लेने का तरीका होता है आपके कैश फ्लो के सवालों में, इसलिए मैं पहले यही सवाल करवाया करता हूँ। माना है कि इसका लेवल आपके लेवल से बहुत अब पीछे रह जाएगा, वर्किंग्स के हिसाब से बहुत आगे ले जाएगा आपको, लेकिन वैसे कैपिटल का लफ्ज़ नज़र आना आपको कहेगा कि यार ये तो अब आता नहीं है, ये तो सोल प्रोपराइटर वाला है। आपको जो कैश फ्लो बनानी आती है वो कंपनी के अकाउंट्स की होती है, यानी उसमें शेयर कैपिटल होगा, शेयर प्रीमियम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, रीवैल्यू सरप्लस होगा, जो आपने पढ़ रखा है वो सब कुछ होगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन बुनियाद यही है, जो मर्जी होता रहेगा, बस 2 दिन बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि पूरे FAR 1 के सिलेबस में से इंशाल्लाह जो भी वो इस एडजस्टमेंट को इसमें फिट करेगा, आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से बना होगा कि आप उसको भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, काफ़ी सारे सवाल हैं इसके भी, ऑलमोस्ट सारे सवाल या मैं करवा देता हूँ या आपसे करवा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल यही सवाल, तो बैलेंस शीट नज़र आई आपको, कोई बहुत अनहोनी चीज़ नज़र नहीं आई हमें, बस एसेट्स लायबिलिटीज़ नज़र आए हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में देखो तो सेल्स रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, GP आ गया, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग है, अब पता लग रहा है, इधर देखो ना, स्केल होना चाहिए, स्केल पर्चे में होना चाहिए, कभी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ये ना हो, वैसे आता तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है जी, हेडिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग दी हुई है उन्होंने, ठीक है। ये जो मैंने कहा ना आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलती से बोल गया, नहीं वो हेडिंग है, नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता है क्या कुछ होता है इसके अंदर, क्या होता है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ये किस में आते हैं, और डेप्रिसिएशन आज उन्होंने अलग से दी हुई है, चलो कोई बात नहीं, सेलिंग एडमिन की ही होगी, ठीक है। ये टोटल आ गया आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो आपके पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कह लें, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से आपने अदर एक्सपेंस माइनस करना है, फाइनेंस कॉस्ट माइनस करनी है, अदर इनकम ऐड करनी है, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। और पहला सवाल है फिलहाल टैक्स, शायद कल भी ना आने दूं टैक्स कोई नहीं है, जो PBT है वही पैट है, जो PBT है वही, तो अदर एक्सपेंसेस ये भी फिर क्या है, हेडिंग, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये अदर रेवेन्यूज़ या अदर एक्सपेंस, यानी अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस की हेडिंग दी हुई है इसने। अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अदर इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये अदर एक्सपेंस आ गया। फाइनेंस कॉस्ट भी सवाल में नहीं है, सुभान अल्लाह। नेट इनकम, टैक्स वगैरह भी नहीं है, सवाल ख़त्म। आगे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उनको तो बाद में देखेंगे। अब आपके सामने इनकम स्टेटमेंट भी मौजूद है और बैलेंस शीट भी मौजूद है। अब कहाँ से शुरू करना है जी हमने सवाल को हम बैलेंस शीट से शुरू किया करेंगे, और मैं पहला असूल लिखवाता हूँ लेकिन पहले सुन लो। जिस आइटम का ओपनिंग या क्लोजिंग हमें नज़र आएगा बैलेंस शीट के इनकम स्टेटमेंट के नहीं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट का तो ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं ना, ठीक है, उन आइटम्स का तो वो तो फॉर द ईयर होते हैं। बैलेंस शीट के जिस आइटम का ओपनिंग या क्लोजिंग हमें नज़र आएगा उसका हम लेजर ओपन कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ही आपको नज़र आ रहा है बैलेंस शीट आइटम तो ये भी हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले, क्या इनका भी लेजर ओपन करोगे? ये तो आपने वहाँ छोड़े ही नहीं, मतलब ये तो ऑलरेडी बुकिंग करा के इधर आ चुके हैं, यानी आपने लेजर्स तो ओपन करने हैं, लेकिन वो लेजर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम्स के ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहाँ आ चुके हुए हैं, वर्किंग वन में। जो इसके अलावा बचेंगे, इसके अलावा भी कुछ बचता है, हाँ जी, लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, यानी सारे नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन है,
क्रेडिटर डेटर भाई ने बोला उनके भी लेजर ओपन नहीं होने। ये जो मैंने ये निशान नहीं लगाया था कि जो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने कहा था ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं, ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ भी लेजर्स में नहीं जाने। कहाँ जाने हैं देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये ध्यान रखो, ये मैंने रेशोज पढ़ा दी हैं। ये क्या है, ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को डिफरेंस लें तो क्या निकला होता था, वर्किंग कैपिटल, याद आ रहा है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे नहीं हमने निकालना, लेकिन आपको थोड़ा सा बस इस नाम से जान पहचान होनी चाहिए कि अगर वो बोले ना वर्किंग कैपिटल आइटम्स, तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर कैपिटल नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल आइटम, ये तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होती थी, ठीक है, पीपीई नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है। कैश नहीं है, बैंक नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल नहीं हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया है, वरना वर्किंग कैपिटल में आ जाता। तो 3 तरह की कैटेगरीज बन गई हमारी पूरे सवाल के अंदर जो डाटा होता है। बैलेंस शीट के अंदर 3 तरह की कैटेगरी की चीजें हमें मिलेंगी। ये आज सिखा रहा हूं, उसके बाद बस ये फ्लो चलना है। इसलिए तो मैं आज आपको सुकून से मैंने कहा कि थोड़ा लंबी भी होगी क्लास तो करेंगे, थोड़ा जल्दी भी शुरू की। 3 तरह की चीजें आप सामने आ चुकी हैं हमारे। एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5 ही चीजें मैंने लिख दी वहां पर जो आ सकती हैं। दूसरा वर्किंग कैपिटल आइटम्स, इसके अंदर इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम्स के अलावा बाकी सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और तीसरी चीज इन दोनों के अलावा जितनी चीजें हैं, मैं नाम नहीं लेता। 3 कैटेगरीज बनी। पहली कैटेगरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दूसरी कैटेगरी इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा बाकी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यानी वर्किंग कैपिटल बाकी के आइटम्स, ठीक है। और तीसरा इन दोनों के अलावा जो कुछ भी है। अब पहली कैटेगरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग 1 में आ जाया करेंगे। दूसरी कैटेगरी इनके अलावा के बाकी वर्किंग कैपिटल आइटम्स, वो यहां कहीं आएंगे। क्या करना है वो तो मैंने अभी बताया नहीं, आएंगे यहां पे इंशाल्लाह। और तीसरी कैटेगरी जो इनके अलावा बचे हैं उन सब के लेजर ओपन कर लेने, ठीक है। अब ये वाली लाइन मैं आपको उर्दू में लिखवाने लगा हूं, आपने अपने पास लिख लेना। लिखें बैलेंस शीट आइटम के, बैलेंस शीट के हर आइटम का यूं लिखें, हाँ रूल्स वाले सर्वे लिख लो ना, कि बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे। ये तो रूल बन गया। अब अगली बात, इससे पहले मैं आपको समझा के आ चुका हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के लेजर। तो यहां पे आप लिख लें सिवाय किस किस के अलावा जी, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दूसरी क्या है जी कैटेगरी वर्किंग कैपिटल आइटम्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने वर्किंग 1 में लिख दी है, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा प्लीज़, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर क्या आता है जी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, लेकिन अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। और सही है। और तुम सुबह वाली क्लास में आए थे जोराबाद वाले हैं, क्यों? तुम नमक के बने हो। जोराबाद में तुम नहर पे नहाने गए हुए होते हो, यहां पे तुम्हें बारिश के पानी तंग कर रहा है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा जी। बैलेंस शीट के हर आइटम का, अपने लोगों में बड़ा ऐलान किया, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनेगा। बाकी बचा की, अब बहुत कुछ बचता है। इधर देखो मैं बताता हूं, तरतीब से चलो। आपने मुझे बताना है कौन सी चीज कहां जाएगी। सारी तैयारी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल बस करना है, अब रह गया जी। ये कैश कहां जाएगा, वर्किंग 1, लेजर नहीं बनाना। ये कहां जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल, WC लिख दूं, WC वर्किंग कैपिटल आइटम, WCI वर्किंग कैपिटल आइटम, ठीक है जी। वर्ल्ड कप इंटरनेशनल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल आइटम, प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल आइटम, ऑफिस सप्लाईज, बिल्कुल ऑफिस सप्लाईज जस्ट लाइक स्टेशनरी, अंडरलाइन करके लिख लो। और स्टेशनरी के बारे में आपको बताया हुआ है इसमें एक्रूवल के चैप्टर में। इन्वेंट्री, ये स्टेशनरी इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस,
अगर अनयूज पड़ी है तो वो आपके पास एसेट है, और ठीक है ना, खरीद के लाए 100 रुपए की स्टेशनरी, 80 रुपए की इस्तेमाल होगी, 20 की पड़ी है तो क्या है, स्टॉक। और क्या ख्याल है, तो एक्सपेंस में क्या जाएगा 80, और बैलेंस शीट में नजर आएगा 20 का स्टॉक। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई और एक्सपेंस होता था, हमने इसकी भी बात की हुई थी। खैर चलें छोड़े। वर्किंग कैपिटल आइटम, लैंड लेजर, बिल्डिंग लेजर, एक्विजिशन लेजर, इक्विपमेंट लेजर। आप तो कह रहे थे कम है जी, लेजर लेजर लेजर। अकाउंट पेएबल लेजर नहीं बनेगा, मैं भी यही कह रहा हूं, पूरी बात ही सुनी आप लोगों ने। वेजेस पेएबल का लेजर नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म लोन और वर्किंग वन, वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है, वर्किंग वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म लोन लेजर, कैपिटल लेजर। तो आप कह रहे थे लेजर कम है, तो भाई उसूल समझ आ गया। बैलेंस शीट के हर आइटम का हमने लेजर बनाना है, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब अगली बात हमें पता है, यानी कि सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी हमने निकाल दिए ना, उसमें से कैश और उससे मिलती जुलती चीजों को हमने वर्किंग वन में डाल दिया। बाकी सारों के साथ क्या करना है मैं एंड पे बताऊंगा, पहले लेजर ओपन करवा लूं जो करने हैं, ठीक है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। मैं पूरी बैलेंस शीट में से चीजें छांटूंगा, छोड़ूंगा सिर्फ किनको, वर्किंग कैपिटल आइटम्स को, क्योंकि इनके साथ एक और ड्रामा हमने करना होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर में बताना है ना, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी वर्किंग वन वालों को वर्किंग वन में छोड़ूंगा और लेजर वालों को लेजर में छोड़ूंगा। फिर मैं आप लोगों के ऊपर इस सवाल को छोड़ूंगा। फिर आप लोगों ने 2 से 3 मिनट में ये सारा काम खुद करना है, साथ साथ नोट नहीं करना। ओके, पहला सवाल है, आराम आराम से करना है, लेकिन ये चीजें साथ साथ सीखनी है। आज हम शायद एक वैसे कॉन्सेप्ट काफी हद तक आ भी जाता है बंदे को सवाल करते करते, बट मेरी तो ये चाहत होगी आज कुछ भी समझ ना आए, सिर्फ सवाल को संभालना आ जाए, बस कल प्रैक्टिस करके आ जाए, फिर उसके बाद सारी जिंदगी पड़ी है कैश फ्लो सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू कर रहा हूं काम। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, कैश। कैश कहां जाता है, वर्किंग वन। ओपनिंग बताओ, ओपनिंग जी 32,000 में चल रहे हैं, क्लोजिंग 145। डन जी। ऐसे कोई साथ साथ नोट ना करे, तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी है, साथ साथ नोट ना करना जी। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, डेटर। डेटर तो करंट, ये इसको जरा रोक दो फिलहाल, देखते हैं इसका क्या करना है। फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या होगा जी, तो वर्किंग नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर बन गया। अब ये क्या है, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है लायबिलिटी है, एसेट है, एसेट है। ओपनिंग कितने, क्लोजिंग, तो किसी भी लेजर, एसेट के लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग दिखा रहा हूं तो दिखा सकते हैं। ओपनिंग किस तरफ आएगा, इधर तो नहीं आता जी। ओपनिंग क्लोजिंग, सही है, ये काम करना है। लेकिन पहले मुझे करने दें, फिर मैं आपको 2 से 3 मिनट भी मैक्सिमम, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस काम पे, लेकिन पहले मुझे करने दें। नेक्स्ट क्या है यार, यानी कि कल से ना, कल से तो ये आइटम भी आएंगे, तो चूंकि हमने आज सीख लेना है इनके साथ भी क्या करना है, तो आज के बाद जब भी ये आइटम्स भी आएंगे तो तरतीब से चलते जाएंगे। जैसे कैश वाले को मैंने कैश में फेंका, लेजर वाले को लेजर में फेंका, इसके साथ जो करना होगा वो भी साथ ही कर देंगे, ठीक है, सही है। बल्कि हो सकता है जब आप नोट कर लो तो मैं एक बार फिर ये मिटाकर फिर क्विकली सारा ही कर दूं जब ये समझा लूं तो, ठीक है, सही है। चले खैर, नेक्स्ट क्या है, ये भी ग्रीन है, ऑफिस सप्लाईज, लैंड लेजर नंबर 3, वर्किंग नंबर 3, ये वर्किंग हो गया, ठीक है ना, 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 जी। लैंड ओपनिंग 2500, 2500 1000 में, सुभान अल्लाह। क्लोजिंग क्लोजिंग 1810। डेप्रीशिएट हो गया होगा, लैंड कौन सा डेप्रीशिएट होता है, तो फिर ये कम क्यों हुआ होगा, देखा, ऐसे समझना है बस, इसके अंदर कम क्यों हुआ होगा। मैंने कहा चलो सामने आ गया भाई, डेप्रीशिएट तो ये हो नहीं सकता। अगर डेप्रीशिएबल एसेट होता तो मैं कहता यार हो सकता है डेप्रीशिएट हो गया हो। अगर ये कम हो रहा है तो फिर और तो कोई वजह नहीं हो सकती सिवाय इसके कि या तो रीवैल्यूएशन हुई हो, जो कि अभी सवाल में नहीं है, 3-4 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी,
मंडे को नहीं आएगी, ट्यूसडे को मे भी आ जाए, लेकिन वेंसडे को तो पक्का आएगी। फिलहाल तो रीवैल्यूएशन भी सवाल के अंदर कहीं जिक्र नहीं नजर आया। दूसरी वजह यह भी हो सकती थी रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फिर तो भाई कुछ गड़बड़ है, डिस्पोजल ही होगा। लेकिन सवाल बताएगा, टेंशन ना लें, ठीक है। नहीं तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। नंबर 4 देखते हैं। सबर सबर सबर। नेक्स्ट, बिल्डिंग लेजर, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेजर। इक्विपमेंट लेजर, उसकी एक्यूमुलेशन भी लेजर। इस टॉपिक में अगर मुमकिन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना लेना, एसेट का अलग, और अगर मुमकिन ना हो तो बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना इसीलिए सिखाया था पीपीई के चैप्टर में। हालांकि IAS 16 में उसका कोई सवाल नहीं आता। आपने उस दिन भी कहा होना है, कहा होना है, उसके बाद से कहते आए होने, वो एक दिन हमारा सर ने ज़ाया किया था, कोई काम नहीं, अभी तक कभी एक सवाल भी हमने नहीं देखा जिसमें एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पड़ा हो। ज़ाया किया टाइम हमारा। लेकिन आपको अब पता लगेगा इन दोनों टॉपिक्स के अंदर कि कभी कभी बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू गिवन है, कहीं कोई डाटा ही नहीं गिवन कि एक्यूमुलेशन निकाल सके, तो फिर बुक वैल्यू पर ही एसेट को बना ले। इसका तरीका आना चाहिए था, तो वो हमने सीखा हुआ है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल तो अलग अलग हैं जी साहब। क्या चीज़ है जी? बिल्डिंग, 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 ओपनिंग 2300, क्लोजिंग 2800। इसकी एक डेप, वो यार एक मिनट में देख लेना, मुसीबत किस में थी ज़्यादा। इक्विपमेंट बिका है तो बिल्डिंग को थोड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा, इतनी जगह है, जगह की तंगी है हमारे पास ज़रा है जी। मैनेजमेंट जी 2800। नेक्स्ट जी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितने हैं डेप्रिसिएशन वाले एसेट्स? शुक्र, मैं क्या तीनते हुए थे फिरते गए जी। एक्यूमुलेशन, ओपनिंग, लेजर खोलना आगे, चलो जी। यानी क्रेडिट नेचर की चीज को उस तरह से ओपन कर लें, क्लोजिंग को ओपनिंग क्लोजिंग लिख लें, और डेबिट नेचर की चीज को उस हिसाब से, ठीक है। ओपनिंग डेबिट साइड पे जी 720, आपका नंबर नहीं आया, 420 थोड़ा सा मिस हुआ है ना। नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं कोई है लेजर या नहीं। नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट भी लेजर, इक्विपमेंट भी लेजर। नंबर 6 इक्विपमेंट जी, ओपनिंग 1150 और क्लोजिंग 1200, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। ओपनिंग 300, क्लोजिंग 380। अभी डाटा पूरा नहीं हुआ, ठीक है, इसे डाटा लिख रहे हैं, लेकिन बहुत इजी काम है। बस एक आपने मुझे पहले 3 दिन तो नहीं पूछना, वैसे तो इंशाल्लाह दूसरे दिन आप, उम्मीद तो है मंडे को वैसे ही कंफर्टेबल होंगे जब 1-2 बार करके, लेकिन फिर मंडे वाला सवाल मैं करवाऊंगा तो उम्मीद बड़ी है कि हो जाएंगे रिलैक्स। लेकिन फिर भी मैंने आपसे ट्यूसडे तक का टाइम मांगा हुआ इस टॉपिक में, ठीक है ना, ताकि फिर आप फ्लो में आ सकें। उसके बाद फिर हर सवाल में छेड़खानी तो रहेगी, कोई नई एडजस्टमेंट, कोई नया पंगा, लेकिन 70-80% सवाल काबू में आ जाएगा उस तब तक, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। अकाउंट पेबल ग्रीन है, ग्रीन, गो ग्रीन। वेजेस पेबल गो ग्रीन। शॉर्ट टर्म लोन गो ग्रीन, नो ग्रीन जी। शॉर्ट टर्म लोन है, चलो इधर आ गया, दरम्यान में कुछ भी नहीं आया, चलो कोई ना, बोलो 580 और फिर 580, ठीक है जी। यानी आपके अगर सवाल चल रहा होता तो सिर्फ ये 2 आइटम्स आते, ये दरमियान वाली चीजें कोई नहीं होनी थी। चलो अच्छा, पहला दिन है, लिस्ट बन गई जरा है, लिस्ट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन वर्किंग 1 नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं, लेजर। तो नंबर 8 LTL, लाहौर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, लॉन्ग टर्म लोन, ब्रॉड डाउन 60 भी है, 60 जरा पहले बोल देती करो, 1160, क्लोजिंग 900। लोन कम हो गया, रीपे किया होगा तभी कम हुआ ना, और कैसे कम हो गया, बात समझ आ रही है। ऐसे इस टॉपिक में चलना होगा हमें। कैश के पीछे हम पड़े हुए हैं, 900 तुसी जमा 5,
और कोई रह तो नहीं गया? हाँ, आपका दोस्त कैपिटल अभी तक पड़ा है, ठीक है। तो कैपिटल नंबर 9 इन्ने बड़े लेजर बन गए ने, काम दा तो एक नहीं। अच्छा सॉरी जी। कैपिटल ओपनिंग 3402 क्लोजिंग 3884 3884। चलो जी, लो जी, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट पोस्ट की है, ठीक है। और इधर देख के नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैमरे को इधर ले, ये सवाल आप लोगों के सामने, और सिर्फ आप पहले ये काम कर लें जो मैंने करवाया 1 मिनट में। एसी को क्या करना है? 23 पे है, 26 पे कर दें। आज वैसे ही मौसम ठंडा है, बच्चे बीमार ना हो जाए। सारे 23 पे रखो, और जो 23 वाला वो वाला 26 पे कर दो। जल्दी करो, खुद से सवाल देख सकते हो। चलो मैंने नकल वहाँ बूटी लगाई हुई है, इस बूटी को देख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट उधर इधर कोई ना देखे, मैं इधर खड़ा हूँ, देखो तो इधर, मैं बताता हूँ तुम्हें। उधर ही रखें जी, कैमरा उधर ही रखें। मैं पागल हूँ, खड़ा रहूँ, बैठता हूँ, वहां से भी देख सकता हूँ मैं, इधर ही देखना। जल्दी करें, ऐसे ही टाइम दिया मैंने। सिर्फ कैश लिखा हुआ है तो कैश ही है बस, बैंक लेना ही नहीं चाहिए। दोनों ही आते हैं बेटा, कैश हो या बैंक हो, दोनों ही कैश एंड कैश इक्वल। लड़ाई क्या है? मैंने कैश एट बैंक और कैश इन हैंड लिखा है ना, तो ये सिर्फ कैश, तो ये इन हैंड ही है। जब नहीं लिखा हुआ एट बैंक तो इन हैंड ही है। अच्छा जी, अब ये उसूलों वाला सफ़ा है ना, इसमें ना मैंने एक लेकिन डालनी है, यानी कि इसके नीचे अगर आपने कभी भी कुछ लिखना हो ना, तो एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा। वो लेकिन मैंने कल या परसों डालनी, जब इंटरेस्ट आएगा सवाल में और टैक्स आएगा, ठीक है। एडवांस बता रहा हूँ, फिलहाल उसूल लिखवा दिया आप। पार्ट 2 अभी से 5-7 मिनट और होने दो, चलो कर लो।